साथी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसी में साइंस से क्वेश्चन होगा और चैप्टर 1 है यांत्रिकी। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 से 30 तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, उससे आगे पढ़ेंगे। इसमें से 216 क्वेश्चन था, उसी को चलते हैं, क्रम से पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन-सा है? त्वरण ज्ञात करने का सूत्र कौन-सा सही है? इसमें से देखिए समझिएगा, त्वरण किसे कहते हैं? तो त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे कि वेग, मान लीजिए कि अगर प्रारंभिक वेग है, अगर कोई परिवर्तन आया अंतिम वेग में, उन दोनों का अंतर बटा 1 सेकंड में कितना चली गई दूरी, यानी कि परिवर्तन हुआ, उसी को कहते हैं वेग परिवर्तन। ठीक? तो देखिए, कभी-कभी आप लोग भूल जाएँगे, तो 2 ही चीज़ आता है, यू भी, यू और भी। तो भी के पहले आता है, देखिए, एसटीयू भी, भी पहले आता है, भी बाद में आता है, ये पहले आता है। तो ये प्रारंभिक वेग हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया। इसको याद रखेंगे, कभी-कभी ऐसे कि हम भूल जाते थे। और यह हो गया अंतिम वेग। ठीक? अंतिम वेग। अब देखिए, कभी-कभी देखिए, जैसे अंतिम वेग जैसे मान लीजिए 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, यानी 1 से बड़ा हो गया 3। इस तरह से u छोटा हो गया v से, तो इसी को v को माइनस y u से कर देंगे और बटा में t हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा। और त्वरण का मान क्या होता है? तो त्वरण का मान e होता है। इसको भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। देखिए, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में 1 सेकंड में चली गई, यानी कि t जो समय है उसका होगा। और त्वरण एक्सीलरेटर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? देखिए, संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? देखिए, संवेग का होता है mv, होता है mv, ठीक है। और अनुपात पूछ रहा है, यानी कि इसको अनुपात भी वेग का भी होता है। इससे ये कट जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि m मिल जाएगा हमको, तो द्रव्यमान मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या है, मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि जैसे चाल का समय होता है, चाल का कि 1 सेकंड में चली गई दूरी जो होता है। और यह त्वरण क्या होता है? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बल का कौन दिए थे? तो न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा कि वेग और संवेग का अनुपात जो होता है वो द्रव्यमान होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, प्लांक के अचर में किसका आयाम है? तो यह हो जाएगा ऊर्जा है, रैखिक गति है, कोणीय गति है, बल है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो रैखिक कोणीय गति होती है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? ये कई बार हम लोग सेशन में पढ़े हुए हैं, जाकर देखिएगा। जब जिसे झूला झूली बैठी स्थिति है वो खड़े हो जाएगी, तब क्या होगा? कम हो जाएगा का आवर्तकाल, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ए हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें ए हो जाएगा 34 का ए। आगे देखेंगे, सॉरी, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कोई चल रहा है मेज, उस पर अचानक कोई व्यक्ति बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उसके वेग, कोणीय जो वेग होता है, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं हो सकता। तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। 35 का कम हो जाएगा। अगर वह चलता रहता, जैसे कि कोई चीज में जैसे कि चल रहा है, उस पे कोई वस्तु रख करके चलाया जाए तो उसमें वेग बढ़ जाएगा। लेकिन चल रही है, उस पे कोई चीज अचानक रख दिया जाए तो वो कम हो जाएगा कोणीय वेग। तो ऑप्शन 35 का आंसर ए से हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर देता तो उसकी क्या मतलब, उसमें क्या हो जाएगा? त्वरण दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, भार दोगुना हो जाएगा। देखिए क्या है, वेग अगर 2 गुना कर दिया जाए तब क्या होगा? देखिए यहाँ पे वेग परिवर्तन की दर को तो दुगुना होगा नहीं, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी नहीं होता है, उसका 4 गुना। देखिए किससे? गतिज ऊर्जा जो होता है, गतिज ऊर्जा जो होता है वह होता है, क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर होता है। ठीक? अगर ये वेग को, यानी कि v को अगर बढ़ा दिया, जैसे कि दोगुना कर दिया जाए, तो मान लीजिए इसमें 1, अगर v यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 था, जैसे इसमें 2 था, तो 1/2 mv, और v का गुणा कर लीजिए 2 का, यानी कि 2 का पावर, यानी कि 2 2, इससे 1 कट गया तो 2 हो गया, यानी कि 2m हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा 2m। अब देखिए इसी को दोगुना कर दिया जाए, वेग यानी कि 4 कर दिया जाए, तब क्या होगा? 1/2 m इंटू 4 इंटू 4, तब क्या होगा? 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 8m हो जाएगा। इससे कितना अधिक हो गया? 4 गुना। तो गति जो क्या हो जाएगी? 4 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी से हो जाएगा।
इसी तरह से आप लोग लगाइएगा, बहुत ही शानदार होगा। और जो भी आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। यह है कि किसी पिंड की द्रव्यमान और भार में अंतर होता है क्योंकि, जैसे किसी पिंड में की द्रव्यमान और भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनशील होता है और भार स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार परिवर्तनशील होता है। दोनों सत्य है, दोनों गलत हैं। तो ये आपको बताना है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, क्या होता है कि किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में अंतर होता है क्योंकि भार और पिंड में द्रव्यमान का अंतर होता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है, द्रव्य का जो मान स्थिर रहता है, लेकिन भार परिवर्तनशील होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी पिंड स्थिर एक गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब तक उस पर कोई वाह बल सक्रिय ना हो। देखिए, यह होता है जड़त्व का जो नियम, नहीं क्या दिया है कि गति के नियम, प्रथम नियम है गति विषय का, द्वितीय नियम, तृतीय नियम और गैलीलियो का गति नियम। जैसे देखिए, जब कोई वस्तु चल रही है, उस पे कोई अगर वाह वस्तु न लगाया जाए तो वो अपनी दिशा में चलती रहेगी। जैसे जैसे मान लीजिए कुछ फेंका जाए, उसमें से वातावरण अगर उसको रोके ना तो वह चलता रहेगा। वही पूछ रहा है, यह किसका नियम है? प्रथम नियम है गति के, मतलब कि न्यूटन के गति का तृतीय नियम है, तृतीय नियम है, द्वितीय नियम है, प्रथम नियम है। इनमें से कौन सा है? गैलीलियो का। तो ये जड़त्व का नियम होता है, इसको जड़त्व के नियम बोलते हैं, इसको गैलीलियो के। तो वह जो कौन सा हो जाएगा? जड़त्व बल आघूर्ण हो जाएगा ना। तो उसमें क्या है कि वह किसी वस्तु को परिवर्तित नहीं कर पाएगा अगर वह बल ना लगेगा। तो वह कौन सा हो जाएगा? तो उसमें हो जाएगा ऑप्शन ई, न्यूटन के प्रथम गति नियम होता है। द्वितीय नियम बल का नियम हो गया। तृतीय नियम जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो इसलिए इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न जो त्वरण है, बल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, बल के अनुक्रमानुपाती होगा, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होगा और शून्य होगा। ये आपको बताना है। इसमें हो जाएगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए आगे हम लोग देखेंगे, यह है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल क्या होता है? ठीक है ना। यह कह रहा है कि हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, नहीं दो वस्तु होगा ना। जैसे कि मान लीजिए इस पे हम कोई चीज मार रहे हैं, इन ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो दोनों बल का अलग अलग होगा। तो वह जाएगा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होते हैं और हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए। इसका आंसर सी से हो जाएगा। परिणाम का बराबर होना जरूरी नहीं है, किंतु उसकी दिशा नहीं, ये वाला सी से हो जाएगा कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगना चाहिए। जैसे बंदूक की गोली है, वो पीछे की क्यों मारता है कि बल, जैसे देखिए धातु अलग अलग है, पिंड जो है छोटा है, मतलब कि जो गोली है छोटी है और इसका बंदूक माने बड़ा है, उसके हिसाब से तो वह भिन्न भिन्न होना चाहिए, लगे होना चाहिए। ऑप्शन सी से हो जाएगा। यह है कि इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह किसका होगा? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसका है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। न्यूटन के गति के विषय तृतीय नियम पर है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है, तो 41 का आंसर सी। नेक्स्ट देखेंगे, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण से है? तो प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उपरोक्त सभी। ये आपको बताना है कि जल में तृतीय नियम हो जाएगा ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा, कि प्रथम नियम होगा कि द्वितीय नियम? आप बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यह हमें तृतीय नियम हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यह है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई वाह बल कार्य नहीं करता। यह न्यूटन का प्रथम नियम है। तो ये न्यूटन ने दिए थे, इसका आंसर हो जाएगा ए। गैलीलियो ने किसका दिए थे? तो यह जड़त्व के नियम को दिए थे, जड़त्व के नियम को। और आइंस्टीन ने बल्ब बनाए थे। और ये हो जाएगा आर्किमिडीज जो है, जो नाव तैरने के लिए जो तैरने वाला होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिए थे आर्किमिडीज। तो ये जो सिद्धांत है कि कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई वाह बल कार्य नहीं करता, तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है और न्यूटन ने दिए थे, ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यह है कि बल की परिभाषा आती है, इसमें से आपको बताना है। गति के पहले नियम, गति के दूसरे नियम, गति के तीसरे नियम और गुरुत्वाकर्षण, ये नहीं होगा। देखिए तीसरा क्या है? ऑप्शन सी क्या है? तो क्रिया प्रतिक्रिया, ये नहीं होगा। बल का जो नियम होता है वह होता है ये, गति के नियम जो होता है ना, पहला होता है ये संवेग का नियम होता है, दूसरा है संवेग का। और जो पहला है एक और चीज आता है, तो यही जो आज तक पहले वाला आया था, ये वाला, कोई पिंड अगर विरामावस्था में तब तक बना रहेगा जब तक उस पर कोई वाह बल न लगाया जाए। ठीक है, आगे देखेंगे कि किसी पिंड के उस गुण को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो जड़त्व का नियम बोलते हैं।
जब भी कोई वस्तु गुणधर्म उसे कहते हैं जो सीधी रेखा में विरामावस्था में या एक समान गति से स्थिति में है, उस परिवर्तन का विरोध को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, जड़त्व का नियम बोलते हैं। संवेग दूसरा हो जाएगा, मतलब कि जड़त्व का जो नियम है प्रथम हो गया और संवेग का नियम जो होता है वो दूसरा हो जाएगा, दूसरा नियम। और तीसरा नियम क्या है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यह है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? इसमें देखिए गाड़ी द्वारा घोड़े को आरोपित बल है, घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी के आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों के पृथ्वी, ये वाला हो जाएगा। ये जो अब वह पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल लगाता है तब जाकर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एक दिया है कि घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर बल, नहीं, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल, घोड़े के पैरों पर पृथ्वी के द्वारा, इसका आंसर सी से हो जाएगा। मेरे दोस्त गलत, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए क्या होता है, जब घोड़ा चलेगा, यानी गाड़ी खींचती है तो घोड़ा क्या करेगा? दबाएगा उसको धरती पे, लेकिन धरती तो उसको प्रतिक्रिया देगी ना। अगर वहीं पे बालू रहेगा चाहे कुछ रहेगा तो प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगी। तो पृथ्वी के द्वारा पैरों पर, जो घोड़े के पैरों पर जो बल लगता है, आरोपित बल, वही होता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसे बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया गया था? यह हो जाएगा जड़त्व जो होता है जड़त्व का नियम, उसी का वह पहला नियम होता है, न्यूटन का पहला नियम है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 48 का आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह एक बार मेरे जीडीसी में आया था, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हम लोग। दिया है कि न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम और आर्किमिडीज के सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत इस पर कार्य नहीं करता है रॉकेट के सिद्धांत पे। वह हो जाएगा क्या? आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, न्यूटन का तृतीय नियम होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो न्यूटन का तृतीय नियम पर ऑप्शन ए से हो जाएगा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो विराम जड़त्व होता है। देखिए इसमें दो चीज है, जड़त्व का गुण हो गया और विश्राम, यानी कि कोई वस्तु एकाएक चलता है तो वस्तु जैसे वस्तु कोई एकाएक चलता है, जैसे मान लीजिए इसको हम झटका देंगे तो वह एकाएक चलेगा ना, तो वह हो जाएगा विराम अवस्था से जड़त्व अवस्था में। इसका आंसर सी से हो जाएगा, 50 का आंसर सी से हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई बाल को क्यों अपने हाथों के पीछे खींचते हैं? तो उसका कारण क्या है ना, कि वह विराम अवस्था में लेने के लिए होता है। ऑप्शन यह है कि बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। इसका आंसर ई से हो जाएगा, 51 का। आगे देखेंगे, बल गुणनफल है, बल गुणनफल है, द्रव्यमान गुण वेग हो गया, द्रव्यमान गुण त्वरण हो गया, धार और वेग हो गया, और एफ बराबर एम इंटू ए होता है ना, एम इंटू ए होता है एम ए। ठीक है, तो एफ बराबर यानी कि बल हो गया और एम ए यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, ऑप्शन बी से हो जाएगा। ठीक है, 52 का आंसर बी से हो जाएगा। बल बराबर बल गुणनफल होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ऑप्शन बी से होगा। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या हो जाएगा? पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होना, भार घटकर उस मात्रा अपरिवर्तित होती है, भार में परिवर्तन होता है, मात्रा और भार दोनों में कमी होती है। जब कोई चंद्रमा, देखिए यहाँ से क्या होता है कि पृथ्वी पर कोई वस्तु भार 6 केजी है, वह जाकर के चंद्रमा पर 1 केजी हो जाएगा, लेकिन भार में अंतर आएगा, भार में परिवर्तित होगा। इसका मतलब क्या हुआ? 53 का आंसर बी से हो जाएगा। 53 का आंसर, भार घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहता है। कोई भी मात्रा उसका अपरिवर्तित रहेगा लेकिन भार घट जाएगा, इसलिए कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो होती है कम होती है। तो पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु 6 केजी का उसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वह 1 केजी को हो जाएगा, यानी कि 1/6 भाग हो जाएगा। तो भार घट जाता है लेकिन मात्रा अपरिवर्तित, कोई भी मात्रा अगर वह है वह अपरिवर्तित रहता है। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान देखिए बढ़ता है घटता है वही बना रहता है, और 45 अक्षांश से घटता है, इसको नहीं, वही बना रहता है, नहीं ये भी नहीं होगा, घटता है या बढ़ता है, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। वह जो क्या होता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जब जाते हैं तो जी का मान बढ़ जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ई। आगे देखेंगे हम लोग, और आगे देखते हैं, हाँ चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है मेरा यह है कि शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, और मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो देखिए ध्रुवों पर अधिक होगा, यहाँ पे हो जाएगा कि शरीर का जो वजन है ध्रुवों पर अधिक होगा, यानी कि 55 का आंसर बी से हो जाएगा। जैसे क्यों होगा, अभी से पहले वाले क्वेश्चन देखे थे यहाँ पे, जैसे कि भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों पर जाते थे जी का मान बढ़ जाता है, उसी के चलते यहाँ पे ध्रुवों पर शरीर का वजन होगा अधिक होगा, तो इसका आंसर बी से होगा। यह है कि यदि व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई क्यों उछल जाता है? तो उसका गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है ना, तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण
त्वरण पृथ्वी की तुलना से कम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 20 केजी की वजन को जब इनके ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर रखने पर किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है, यह 1 मीटर ऊंचाई पे है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? mgh होता है ना। देखिए, कोई वस्तु अगर रख दिया जाए तो स्थिति ऊर्जा आ जाएगी ना। मानिए जब यहाँ पृथ्वी है, यहाँ से अगर यहाँ पर रख दिया जाए 20 केजी का वस्तु को, 20 केजी को 1 मीटर के हिसाब से अगर गुणा करेंगे तो 9.8 पर ये भी गुणा हो जाएगा ना। तब क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा कि 9 दूनी तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, दिया है 57 नंबर क्वेश्चन है कि 20 केजी के वजन के जमीन के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर रखने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? ठीक है, विस्थापन तो होगा, लेकिन थीटा में देखिए क्या होता है, कार्य का मान क्या होता है? कार्य का मान समझिएगा। एक होता है कि कार्य करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, एक होता है गतिज ऊर्जा। ठीक है, कह रहा है कि एक 200 केजी का वजन जमीन से ऊपर एक ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए कितना कार्य की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, तो कार्य का क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, विस्थापन। और इसको याद रखेंगे तो F/S और इंटू में cos थीटा, इसको समझते हैं। cos थीटा क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें से एक शून्य हो जाएगा। तो सब जब इसमें एक शून्य होगा तो सब शून्य हो जाएगा, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। इसलिए कि यह 90 डिग्री पर बनेगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य। ऑप्शन डी से हो जाएगा 57 का। आगे देखेंगे 58 है, एक व्यक्ति की ओर दीवार को धक्का देता है तो उसका विस्थापित असफल, तो वह कार्य क्या होगा? कोई कार्य नहीं है, ऋणात्मक कार्य है, धनात्मक अधिक क्या हो जाएगा? तो अधिक कार्य हो जाएगा। तो अगर वह कोई वस्तु को जैसे कि कील की दीवार को धक्का देता है और वह कार्य नहीं होता, यानी कि विस्थापित नहीं होता, तो सब असफल हो जाएगा। विस्थापित नहीं होगा तो इसमें कार्य का मान क्या होता है? कार्य होता है बल बल गुणे विस्थापन होता है। विस्थापन होना चाहिए। ठीक, तो विस्थापन नहीं हो रहा है, यानी कि शून्य हो जाएगा कार्य। ठीक, तो इसमें से कोई नहीं, ऋणात्मक धनात्मक अधिकतम कार्य नहीं, अधिक कार्य, तो इसका आंसर 58 का ए हो जाएगा। कोई कार्य नहीं, ऑप्शन ए से हो जाएगा। यह है कि पहाड़ी पर जब चढ़ता है एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि देखिए तेज चल सकते हैं, फिसलने की संभावना कम हो जाएगी, सबसे अच्छा अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। इसका आंसर डी से हो जाएगा। आगे की ओर वह झुकता है क्योंकि अस्थायित्व बने रहे, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। और आगे देखेंगे पीसा के ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते, एक क्वेश्चन है यार, पीसा के ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि इसका कारण क्या है? ऑप्शन में है इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। और इसमें से हो जाएगा ऑप्शन 60 का ए सही हो जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में। आप लोग वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। इसका पीडीएफ हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब डाल देंगे तो वहाँ से सब पीडीएफ आप ले सकते हैं। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।